हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जेडी उपाध्याय, फैकल्टी, सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं परिचर्चा करूंगा कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों को कैसे पहचाना जाए। संज्ञेय अपराधों को इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस तथा असंज्ञेय अपराधों को इंग्लिश में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। विषय पर विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही अपराधों को एक कानून के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और उस कानून का नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे आप सीआरपीसी 1973 के नाम से भी जानते हैं। तो सीआरपीसी 25 जनवरी सन 1974 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अधिनियमित की गई और उसके बाद 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 1974 को जब ये लागू की गई तो इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो संपूर्ण भारत था, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य में सीआरपीसी लागू नहीं होती थी। नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में केवल सीआरपीसी के अध्याय 8, 10 और 11 ही लागू होते थे। वर्तमान में यदि हम देखें तो सन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू कर दी गई, परंतु नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी केवल अध्याय 8, 10 और 11 ही लागू होते हैं। परंतु प्रावधान यह भी है कि संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा नागालैंड में और जनजातीय क्षेत्रों में इस संहिता के सभी प्रावधान या कुछ प्रावधान जैसा भी नोटिफिकेशन में उपबंधित करे लागू कर सकती है। तो अब अपने विषय पर विस्तृत परिचर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों को कैसे पहचानें, तो सामान्यतः संज्ञेय अपराध एक ऐसे अपराध हैं जिनमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेता है, जबकि असंज्ञेय अपराध, जिसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, वो एक ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं होती। परंतु जिज्ञासा केवल यह है कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों को पहचाना कैसे जाए। एक व्यक्ति कैसे जानेगा कि कोई अपराध संज्ञेय है, कोई अपराध असंज्ञेय है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो सीआरपीसी 1973 में 484 धाराएं हैं और 37 अध्याय हैं। इन 484 धाराओं में से एक धारा है धारा 2, जिसमें बहुत सारी उपधाराएं लिखी हुई हैं। तो मैं बात करूंगा केवल धारा 2C की और 2L की। धारा 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया सीआरपीसी की धारा 2C में। तो यहां बताया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है व्हेन अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची के अनुसार या किसी अन्य विधि के अनुसार आपको वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले, तो ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है। तो यह जानने के लिए कौन सा मामला कॉग्निजेबल है या नहीं, हमें कहां जाना होगा? हमें जाना होगा सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में। लेकिन जाने से पहले
हमें यह भी समझना है कि असंज्ञेय अपराध क्या होता है। तो देखिए, जब आप सीआरपीसी की धारा 2L पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, तो 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस असंज्ञेय अपराध को परिभाषित कर दिया गया। और यहां यह बताया गया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस अ ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मींस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस अधिकारी को कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकल कर आया कि संज्ञेय अपराध वो हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की क्षमता रखता है, शक्ति रखता है, जबकि इसके विपरीत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी को यह पावर नहीं होती है कि वो बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर ले। तो इसे समझने के बाद हमें यह भी समझना है कि कैसे पता चलेगा कि कोई अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। तो देखिए, इन दोनों धाराओं की स्टडी करने के बाद धारा 2C ये कहती है कि प्रथम अनुसूची के आधार पर, तो देखिए, ये जानने के लिए कि कोई मामला संज्ञेय है या असंज्ञेय है, हमें सहारा लेना होता है सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में। सामान्यतः सीआरपीसी के अंदर 2 अनुसूचियां हैं। तो जो प्रथम अनुसूची है वो अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है, अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। तो देखिए, सामान्यतः यदि हम ये देखें कि अपराध कहां परिभाषित किए गए हैं, तो उसे समझने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि भारत में कुछ सामान्य दांडिक उपबंध हैं, कुछ विशिष्ट उपबंध हैं। जैसे अगर सामान्य दांडिक उपबंधों की आप बात करेंगे तो हमारे पास एक कानून है जिसको हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड मींस आईपीसी 1860। 1860 का बना हुआ एक कानून है जिसे आप इंडियन पीनल कोड 1860 के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में आईपीसी कहते हैं। और कुछ ऐसे कानून भी हैं जो जैसे जैसे समय गुजरता चला गया वैसे वैसे समाज की आवश्यकता के अनुसार उनको बना लिया गया। जैसे SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट एटसेट्रा। तो मेरे समझाने का प्रयास केवल इतना से है कि जब आप सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची का अध्ययन करेंगे तो वहां पर उन्होंने अपराधों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो जो पहला भाग है वो ये बताता है कि आईपीसी में जो अपराध हैं उनमें से कौन सा अपराध कॉग्निजेबल होगा, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल होगा। ठीक उसी तरह जो इस प्रथम अनुसूची का दूसरा भाग है वो ये बताता है कि जो अन्य कानून हैं आईपीसी से अन्य, जैसे मैंने एग्जांपल दिया SC/ST एक्ट या पॉक्सो एक्ट, तो इन कानूनों के अंदर जो अपराध हैं उनका वर्गीकरण कैसे होगा, मींस कौन सा अपराध कॉग्निजेबल होगा और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल होगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईपीसी में जो अपराध हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैंने एक प्रारूप प्रदर्शित किया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ना 6 कॉलम है। सामान्यतः जब आप सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची को देखेंगे तो वहां पर 6 कॉलम है, कॉलम नंबर A से लेकर 6 तक। और इनमें जो कॉलम नंबर 4 है वो कॉलम नंबर 4 ये बताता है कि कौन सा अपराध संज्ञेय होगा और कौन सा अपराध असंज्ञेय होगा। और जो प्रथम कॉलम है वो धाराओं के बारे में बताएगा कि आईपीसी की कौन सी धारा है, ठीक है, और वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज करिए समाज के अंदर हत्या कर दी गई, मींस मर्डर हो गया। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हत्या का जो दंड है वो आईपीसी की धारा 302 में है। ठीक, हमने क्या एक एग्जांपल और ले लिया, समाज के अंदर चोरी हो गई, तो चोरी का जो दंड है वो 379 में है। एक एग्जांपल और ले लिया कि समाज के अंदर क्या हुआ, मारपीट हो गई, मारपीट का दंड 323 में है। अब हम इन तीनों धाराओं को देखते हैं कि हत्या, चोरी और मारपीट, क्या ये अपराध संज्ञेय होंगे या असंज्ञेय होंगे।
क्या पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है इन अपराधों में या नहीं कर सकता? तो जब आप धारा 302 को देखेंगे तो उसके ठीक सामने कॉलम नंबर 4 में आपको लिखा मिलेगा कॉग्निजेबल। मींस इससे आप पहचान कर सकते हैं कि आईपीसी की धारा 302 संज्ञेय है। अब संज्ञेय अपराधों में होगा क्या? संज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकारी आपको वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेगा, यह धारा 2C में लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह चोरी के लिए आप देखेंगे तो 379 में उसका पनिशमेंट है, वो भी कॉग्निजेबल है। तो कहने का मतलब यह हुआ, चाहे आपने मर्डर किया चाहे आपने चोरी की, दोनों ही की जो प्रकृति है वो कैसी है? संज्ञेय है। अब एक और अपराध जिसको मैंने आपको बताया, धारा 323, जिसमें बताया गया है कि अगर आपने स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा दी है और वो चोट साधारण प्रकृति की है तो ऐसा अपराध नॉन कॉग्निजेबल होगा। अब इस शेड्यूल को पढ़ने के बाद, कॉलम नंबर 4 को देखने के बाद हम ये समझ गए कि आईपीसी की धारा 323 नॉन कॉग्निजेबल है और धारा 2L ये कहती है कि अगर अपराध नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना वारंट के। कहने का तात्पर्य यह हुआ, चोरी और मर्डर में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के, जबकि साधारणता केवल यदि आपने मारपीट की है तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की पावर नहीं है, वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह बात तो हो गई आपका आईपीसी की। अब केवल आईपीसी ही दंडिक प्रावधान नहीं रखती है, जैसे जैसे समय गुजरता है या गुजरा है वैसे वैसे अन्य कानून भी बनाए गए हैं। तो मैं अब आपको सीआरपीसी की जो प्रथम अनुसूची है उसके दूसरे भाग में लेकर चलता हूं। पहले भाग ने तो डील किया आईपीसी में अपराधों का वर्गीकरण, और दूसरा जो भाग है अनुसूची का वो डील करता है ऐसे अपराधों के वर्गीकरण के बारे में जो किसी अन्य विधि में दंडनीय है। तो यहां पर प्रावधान बनाया गया है और वो प्रावधान ये है कि यहां पर केवल 4 कॉलम है, कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 4 तक, जबकि पहले भाग में 6 कॉलम थे। तो यहां अगर आप कॉलम नंबर 2 देखोगे तो वो बताएगा कि कोई अपराध कॉग्निजेबल है या नहीं है, लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो यहां पर आप सामान्यतः देख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर ऐसा अपराध हुआ है जिसकी सजा मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है या 7 वर्ष से ऊपर है, तो वो सारे अपराध कॉग्निजेबल कहलाएंगे। मींस उनमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके विपरीत यदि अपराध ऐसा है जिसका जो दंड है वो 3 वर्ष से लेकर और 7 वर्ष के बीच में है, तो भी अपराध कैसा होगा? कॉग्निजेबल होगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 3 वर्ष से ऊपर के जितने भी अपराध हैं अन्य विधियों में, चाहे वो SC/ST एक्ट है, पॉक्सो है या कोई अन्य कानून है, तो 3 वर्ष से ऊपर जितने भी अपराध होंगे जिनकी सजा 3 वर्ष या उससे ज्यादा है, वो सभी कैसे कहलाएंगे? संज्ञेय कहलाएंगे। परंतु यदि उस अपराध की सजा या उस अपराध का जो दंड है वो 3 वर्ष से कम है या केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो ऐसे सभी अपराध असंज्ञेय कहलाएंगे, मींस नॉन कॉग्निजेबल कहलाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संज्ञेय अपराध आईपीसी के कॉलम नंबर 4 से प्रदर्शित किए गए हैं और जो दूसरा भाग है उसका कॉलम नंबर 2 डील करता है इस बात के लिए कि कौन सा अपराध संज्ञेय होगा, कौन सा असंज्ञेय होगा। अब एक छोटी सी बात और ये कि हम संज्ञेय और असंज्ञेय को क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों समझ रहे हैं, तो उसका मेन कारण ये है कि जो अपराध संज्ञेय प्रकृति के होते हैं उनमें पुलिस दर्ज करती है FIR। क्या दर्ज करती है? FIR। और जो मामले असंज्ञेय प्रकृति के हैं उनमें पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, अपितु NCR दर्ज करती है। और NCR की फुल फॉर्म होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट।
यानी कि ऐसे मामलों में पुलिस को सूचना जो नॉन कॉग्निजेबल हैं, अर्थात जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करने की पावर नहीं है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर नहीं है। जबकि एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मींस प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि केवल और केवल संज्ञेय मामलों में ही की जा सकती है। अब यहां पर एक प्रश्न और है कि अगर अपराध ऐसा है कि जिसमें कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो संज्ञेय अपराध की परिभाषा में आते हैं और कुछ अपराध आपने ऐसे कर दिए जो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा में आते हैं, तो क्या उस पूरी घटना को संज्ञेय माना जाएगा, असंज्ञेय माना जाएगा? तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं इस बात को कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वह पूरा घटनाक्रम को संज्ञेय माना जाएगा और पुलिस अधिकारी उस मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझ आया होगा कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। तो इसी तरीके की और वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।